हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ेंगे हम लोग इस सीरीज में आगे और करेंगे इस वीडियो में इस सीरीज का सेट नंबर 57। इस पूरे सीरीज का ये सेट नंबर 57 है और हीट चैप्टर का ये चैप्टर नंबर पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले तक हम लोगों ने हीट चैप्टर में जो है 4 पार्ट्स कंप्लीट किए हैं। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ये टेलीग्राम चैनल का आईडी है। आप इस आईडी के माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर यहाँ पर ये क्यूआर कोड है, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और करते हैं प्रश्नों को। सेट नंबर 57 है, हीट का ये पार्ट 5 है। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप में एकांक वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? एकांक द्रव्यमान मतलब 1 ग्राम, 1 किलोग्राम, ऐसे। एकांक का मतलब 1 होता है। एकांक वृद्धि करने के लिए ताप में, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए या फिर 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? इसे हम लोग विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट या फिर हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसे हम लोग दिखाते हैं स्मॉल एस से या फिर स्मॉल सी से। स्पेसिफिक लगाना जरूरी है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट बोलेंगे या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे, विशिष्ट ऊष्मा बोलेंगे या फिर विशिष्ट ऊष्मा धारिता बोलेंगे, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। अब देखो, ये जो विशिष्ट ऊष्मा है ये मास पर डिपेंड नहीं करती है। मास पर डिपेंड जो है नहीं करती है, केवल नेचर ऑफ मटेरियल, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। पदार्थ जब तक नहीं बदलोगे तब तक विशिष्ट ऊष्मा नहीं बदलेगी, चाहे द्रव्यमान आप कुछ भी ले लो। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि हमारे पास ये पानी है, ये हमारे पास पानी है और पानी का जो अमाउंट है वो 1 ग्राम है, क्योंकि जो विशिष्ट ऊष्मा है ये यूनिट मास के लिए डिफाइन है। इसका टेम्परेचर मान लो कुछ भी है, मान लेता हूं मैं कि 20 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है अभी। अब क्या हुआ कि इसी 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेल्सियस से हमें 21 डिग्री सेल्सियस करना है, तो नो डाउट हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ऊष्मा जो है देनी पड़ेगी, हीट हमें देनी पड़ेगी। ध्यान से सुनना, 1 ग्राम पानी है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। हम क्या चाहते हैं कि इस 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर बढ़ करके 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस हो जाए, यानी कि एकांक ताप में वृद्धि हो जाए। एक ही से बढ़ा ना, डेल्टा टी कितना हो गया? डेल्टा टी हो गया 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए जो हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी, ऊष्मा को जनरली हम लोग क्यू से दिखाते हैं, जो ऊष्मा देनी पड़ेगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, उसी को हम लोग विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। तो पानी के केस में ये हम कितना देते हैं? 1 कैलोरी। पानी के केस में हम लोग 1 कैलोरी देते हैं। 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा हम देते हैं वो 1 कैलोरी होती है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं। तो पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो 1 कैलोरी है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये पानी की विशिष्ट ऊष्मा है। अब पानी का अमाउंट चाहे 50 ग्राम हो, 60 ग्राम हो, 70 ग्राम हो, 1 किलोग्राम हो, 2 किलोग्राम हो, 10 किलोग्राम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको रट कर रखना है कि जो पानी की विशिष्ट ऊष्मा है वो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है। अगर जूल में पूछे तो हम क्या बोलेंगे? 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, तो 4.2 जूल बोल देंगे। मान लो अगर हमें किलोग्राम के टर्म में बदलना हो तो हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। याद आपको ये रखना है, ठीक है, याद आपको ये रखना है कि जो पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है, पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है। और आइस के बारे में याद रखना है कि ये 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है। ये आपको अच्छे से रट कर रखना है। जब जरूरत पड़ेगा तो हम लोग कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, हमें पता है कैसे कन्वर्ट करना है। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, हमें पता है कैसे करना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विशिष्ट ऊष्मा क्या मास पर डिपेंड करती है? नहीं करती है, केवल पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है। और तापमान को लेकर के भी आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको ये याद रखना है। जब तक आप पदार्थ की प्रकृति नहीं बदलोगे, मान लो पानी के जगह पर हमने कॉपर ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, तो पदार्थ ही बदल दिया। जब पदार्थ हम बदल देंगे तो जो है विशिष्ट ऊष्मा बदल जाएगी, लेकिन द्रव्यमान बदलने से कोई फर्क जो है नहीं पड़ने वाला है। किसी पदार्थ के ताप में एकांक वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? पिछले वाले सवाल में और इस सवाल में क्या अंतर है ये बताओ मुझे। पिछले वाले सवाल में हमसे बोल रखा था एकांक द्रव्यमान के ताप में एकांक वृद्धि करवाने के लिए ऊष्मा। इसमें क्या है? संपूर्ण द्रव्यमान किसी पदार्थ के ताप में। जब बोला किसी पदार्थ के ताप में, यानी कि संपूर्ण मास की बात की जा रही है यहाँ पर।
हम लोगों ने पिछले सवाल में देखा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जब पूरे द्रव्यमान की बात करें तो आप यहाँ से स्पेसिफिक को उड़ा दो, केवल हीट कैपेसिटी, केवल हीट कैपेसिटी, इसे हिंदी में बोलते हैं ऊष्माधारिता। और इसे हम लोग दिखाते हैं किससे, कैपिटल एस से या फिर कैपिटल सी से, कैपिटल सी से डिनोट करेंगे या फिर कैपिटल एस से डिनोट करेंगे। तो अगर हम संपूर्ण द्रव्यमान की बात करें, ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसका मास m है, टोटल मास m है, इसका टेम्परेचर मान लो कि 20 डिग्री सेल्सियस है और इसका जो टेम्परेचर है ये हमें क्या करना है, इस पूरे मास का जो टेम्परेचर है ये हमें क्या करना है, 21 डिग्री सेल्सियस करना है। अब जो हम लोग हीट देंगे ये कैपिटल S के बराबर होगा। तो ये बहुत ही आसान है, याद रखना। देखो ऊष्माधारिता यानी कि कैपिटल S बराबर क्या हो जाएगा, मास इनटू स्मॉल s, कैपिटल S इज इक्वल टू मास इनटू स्मॉल s। ये स्मॉल s क्या है, स्पेसिफिक हीट। जैसे मान लीजिए अगर आपको स्पेसिफिक हीट पता है, मतलब आपको ये पता है कि 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा देनी होगी। अगर मास m हो जाए तो उसे हम लोग क्या करेंगे, m से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो स्मॉल s है, ये जो स्पेसिफिक हीट है, ये तो हमें ये यहाँ पर बताती है कि 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए। अगर हमें पूरे द्रव्यमान की चाहिए, टोटल मास m है उसकी चाहिए, तो हम लोग m से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये अंतर है, आपको ध्यान में रखना है। अगर मास चेंज करोगे तो ऊष्माधारिता बदल जाएगी, इसलिए ऊष्माधारिता हम लोग रटते नहीं है, क्योंकि रटने की जरूरत नहीं है। अलग अलग मास पर ये अलग अलग वैल्यू हमें मिलने वाली है। हम लोग रटेंगे किसको, स्पेसिफिक हीट को। तो जो स्पेसिफिक हीट है, जो विशिष्ट ऊष्मा है, ये मास पर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन जो ऊष्माधारिता है ये मास पर डिपेंड करती है। विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्माधारिता का एसआई मात्रक क्या है, स्पेसिफिक हीट या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एसआई मात्रक क्या है। देखिए एक फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है, ये बहुत ही काम का फॉर्मूला है, एग्जाम में इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। Q जो है ये ऊष्मा है, m जो है मास है, S जो है विशिष्ट ऊष्मा है और डेल्टा टी तापमान में अंतर है। हमसे क्या पूछा है यहाँ पर, विशिष्ट ऊष्मा या फिर विशिष्ट ऊष्माधारिता का एसआई मात्रक। तो यहाँ से जो हम S है इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, Q डिवाइडेड बाई m डेल्टा टी। सबका एसआई मात्रक लिख दो तो विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक निकल करके आ जाएगा। ऊष्मा के लिए एसआई मात्रक जूल होता है, तो ये जूल हो गया। मास के लिए किलोग्राम होता है और टेम्परेचर के लिए केल्विन होता है, तो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ये हमारा क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक हो जाएगा, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। विशिष्ट ऊष्मा को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, दिखाने को तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, लेकिन एसआई मात्रक अगर हमसे पूछा जाए तो हम जूल पर किलोग्राम पर केल्विन ही बोलेंगे। ये एसआई मात्रक है विशिष्ट ऊष्मा के लिए। ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऊष्माधारिता का एसआई मात्रक क्या है, अब ऊष्माधारिता का पूछा है। पिछले सवाल में था विशिष्ट ऊष्माधारिता, ये सवाल में कह रहा है ऊष्माधारिता का एसआई मात्रक क्या है। तो ऊष्माधारिता का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, कैपिटल S इज इक्वल टू m इंटू में स्मॉल s। मास के लिए क्या हो जाएगा एसआई मात्रक, किलोग्राम। और विशिष्ट ऊष्माधारिता का हम लोगों ने जस्ट अभी देखा, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। किलोग्राम से किलोग्राम खत्म हो जाएगा, तो जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन हमारा आंसर हो जाएगा। बताने को हम जूल पर डिग्री सेल्सियस में बताते हैं, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस में बताते हैं, लेकिन हमसे एसआई मात्रक में पूछा जाएगा तो जूल पर केल्विन बताएंगे। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी है, जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी है, तो जल की विशिष्ट ऊष्मा है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो ये है जल के लिए। और 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस ये है आइस के लिए, बर्फ के लिए। ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आते हैं इसके ऊपर, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर ये याद नहीं होगा तो न्यूमेरिकल आपसे नहीं बनेगा। विशिष्ट ऊष्मा का मतलब आप समझ चुके हो ना, किसी भी पदार्थ के लिए अगर विशिष्ट ऊष्मा दी गई है तो अब उसका मीनिंग आप समझ जाओगे कि क्या होगा। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ यहाँ पर, जैसे देखो बर्फ के बारे में दिया हुआ है कि बर्फ की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो 0.5 कैलोरी
पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है, पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास आइस है जिसका अमाउंट जो है 1 ग्राम है और इसका टेम्परेचर कुछ भी हो, मान लो ना कि इसका टेम्परेचर जो है T है। अब इसी 1 ग्राम आइस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, मान लो ये जो है ये डिग्री सेल्सियस में है, तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए हमें 0.5 कैलोरी ऊष्मा जो है देनी पड़ेगी। ये इसका मतलब होता है किसी भी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अगर आपको दी गई है, इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि उस पदार्थ के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए उतनी ऊष्मा देनी होगी। मान लीजिए कोई पदार्थ है जिसकी विशिष्ट ऊष्मा आपको दी गई है कि x कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी पदार्थ है इसके 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए x कैलोरी हमें ऊष्मा देनी होगी। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए ये x कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित करेगी। तो ये मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि विशिष्ट ऊष्मा की जो वैल्यू हमें दी गई है उसका आखिर मीनिंग क्या है। अगर मीनिंग आपको याद रहेगा तो फिर वो वैल्यू भी आपको याद रहेगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल के बारे में पूछ रखा था तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा कितनी है, 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। कार के रेडिएटर में पानी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा जो है अधिक होती है। तो कार के रेडिएटर में पानी का इस्तेमाल किया जाता है, इसके पीछे कारण यही होता है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। आप बोलेंगे सर कहाँ अधिक है, 1 कैलोरी तो है, मात्र 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इस 1 कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा। कहने का मतलब ये विशिष्ट ऊष्मा है, ये स्मॉल s है, ठीक है। हम चाहे तो जूल में बता सकते हैं ना, 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। हम चाहे तो किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, तो किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 4200 किलो जूल में नहीं, किलोग्राम में 4200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 किलोग्राम पानी, 1 किलोग्राम ये वाटर है, 1 किलोग्राम, मान लीजिए कार के रेडिएटर में आपने डाल दिया 1 किलोग्राम पानी। अब इस 1 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए इतनी ऊष्मा देनी होगी, 4200 जूल ऊष्मा देनी होगी। मात्र 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 किलोग्राम पानी का 4200 जूल ऊष्मा देनी होगी, यानी पानी को गर्म होने में टाइम लगेगा। हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस से मात्र कम करने के लिए हमें 4200 जूल ऊष्मा जो है लेनी पड़ेगी पानी से, यानी पानी को जो है ये ऊष्मा जो है उत्सर्जित करना होगा। तो विशिष्ट ऊष्मा मान लीजिए किसी की ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो चीज जो है जल्दी गर्म भी नहीं होगा और जल्दी ठंडा भी नहीं होगा, क्योंकि हमें 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चेंज करने के लिए उतनी ऊष्मा देनी या फिर लेनी पड़ेगी। तो पानी जो है एक ऐसा पदार्थ है कि ना तो जल्दी ये गर्म होता है और ना ही जल्दी ये ठंडा होता है। इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो ये भी आप याद रख सकते हो, आप ये भी याद रख सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो विशिष्ट ऊष्मा का मान। लेकिन इतने सारे आप क्यों याद रखोगे, आप केवल ये याद रखो जो आसान है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। बाद में कन्वर्ट कर लेना अपना, जैसे मैंने यहाँ पर कन्वर्ट किया है। निम्न में से गलत कथन चुने। अच्छे चालक की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। सही है ये, जितना अच्छा चालक होगा उसकी विशिष्ट ऊष्मा जो है उतनी ही कम होगी। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 मेटल है, मान लीजिए ये कोई X मेटल है, इसके लिए हमें विशिष्ट ऊष्मा दी गई है 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और एक और है Y मेटल, X और Y जो है मेटल है, ये 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब समझ रहे हो, इसके 1 ग्राम द्रव्यमान का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए मात्र इतनी कैलोरी ऊष्मा चाहिए, जबकि इसके 1 ग्राम द्रव्यमान का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। इसको मात्र 0.1 चाहिए, तो ये जल्दी गर्म हो जाएगा, यानी ऊष्मा का ये अच्छा चालक है। ठीक है, तो ये सही है। धातुओं की विशिष्ट ऊष्मा अधातुओं से कम होती है, ये सही है। जो धातु होंगे वो ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, तो डेफिनेटली जो उसकी विशिष्ट ऊष्मा होगी वो कम होगी।
विशिष्ट ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, यह गलत हो जाएगा। विशिष्ट ऊष्मा जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। कौन निर्भर करती है द्रव्यमान पर? ऊष्माधारिता। तो ये गलत हो जाएगा, हमसे गलत पूछ रखा था चुनने के लिए, तो ये सही है। जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है, ये बिल्कुल सही है, तो ये सही है, सी हमारा राइट आंसर। यदि किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा अनंत है तो इसका अर्थ है, अब देखो एक ऐसी वस्तु है जिसकी विशिष्ट ऊष्मा अनंत है, जो स्मॉल एस है ये अनंत है। ये अनंत कब हो सकता है सोचो, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, S इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एम डेल्टा टी। ये पूरा मान अनंत कब होगा, या तो द्रव्यमान 0 हो जाए, या फिर डेल्टा टी 0 हो जाए, या फिर दोनों 0 हो जाए। अब द्रव्यमान तो अनंत 0 होगा नहीं, अगर पदार्थ है तो कुछ न कुछ द्रव्यमान तो होगा ही, तो ये तो 0 होने से रहा, ये नहीं होने वाला, यानी कि डेल्टा टी जो है हमारा ये 0 हो गया। अगर डेल्टा टी 0 हो जाए तो क्यू बट्टा में 0, यानी कि एस जो है हमारा अनंत हो जाएगा, एस जो है हमारा स्मॉल एस ये अनंत हो जाएगा। तो अगर किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा अनंत है, इसका मतलब ये हुआ कि जितना मन करे उतना आप वहां से ऊष्मा ले लो या फिर दे दो, तापमान में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी कि टेम्परेचर जो है हमारा ये कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। जितनी मर्जी उतनी ऊष्मा ले लो आप, जितनी मर्जी ऊष्मा आप दे दो आप उसको, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तापमान में कोई अंतर नहीं आएगा। ये होता है मतलब अगर विशिष्ट ऊष्मा अनंत है तो। अनंत मतलब, विशिष्ट ऊष्मा अनंत मतलब जितना मन करे उतना ऊष्मा ले लो, जितना मन करे ऊष्मा दे दो, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो चाहे ऊष्मा लिया जाए या दिया जाए, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 50 ग्राम जल का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कितनी होगी? तो 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए? जल जो है 50 ग्राम है, तो जब भी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए ऊष्मा की बात की जाए तो आपके पास जो फॉर्मूला है वो है MS डेल्टा टी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा टी। जब भी टेम्परेचर में चेंज करें और हीट की बात करें, याद रखिएगा, जब भी टेम्परेचर में चेंज की बात हो और हीट की बात हो तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मास हमें यहाँ पर दिया गया है कि 50 ग्राम है, चलो 50 ग्राम हमने लिख दिया। यहाँ पर जल की बात की जा रही है तो जल की विशिष्ट ऊष्मा हम लोग यहाँ पर डालेंगे, जल की विशिष्ट ऊष्मा हम लोग यहाँ पर डालेंगे कितना? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। SW कितना है? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी क्या हो जाएगा? तापमान में परिवर्तन। तो डेल्टा टी बराबर हो जाएगा हमारा 30 माइनस में 20 यानी कि 10, तो ये 10 हो गया। ये देखो ये आ गया 500 जूल या कैलोरी। कैलोरी हमने विशिष्ट ऊष्मा जो है यहाँ पर कैलोरी में पुट किया है, तो ये कैलोरी, लेकिन हमें आंसर जूल में दिया हुआ है, तो 500 कैलोरी, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। तो यहाँ पर हम लोग 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर 2100 जूल निकल करके आएगा। तो जब भी तापमान में परिवर्तन की बात करें और ऊष्मा निकालने को बोल दे तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 50 ग्राम तांबा का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कितनी होगी? यहां भी टेम्परेचर चेंज की बात की गई है। हमसे सवाल में ये दे रखा है कि टेम्परेचर चेंज जो है 10 डिग्री सेल्सियस है, बोल रखा है ना, 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो भी टेम्परेचर है उससे 10 डिग्री सेल्सियस हमने बढ़ा दिया, मतलब चेंज हमने कर दिया 10 डिग्री सेल्सियस से। तो चेंज डायरेक्ट हमें यहाँ पे दिया गया है कि 10 डिग्री सेल्सियस है। मास हमें यहाँ पर 50 ग्राम दिया गया है। बात जो है तांबा की जा रही है, बात जो है यहाँ पर तांबा की जा रही है, तो तांबा की विशिष्ट ऊष्मा यहाँ पर दी गई है। देखो पानी का, बर्फ का आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कोई भी पदार्थ अगर सवाल में दिया जाएगा ना तो वहां पर आपको विशिष्ट ऊष्मा जो है दी गई होगी, लेकिन बर्फ और पानी का आपको ध्यान में रखना है। ये दिया गया है 420 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहां पर डेल्टा टी की बात की गई है, एम हमें दिया हुआ है, एस हमें दिया हुआ है, साफ साफ दिख रहा है कि फॉर्मूला हमें MS डेल्टा टी जो है अप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पर जो वैल्यू हम पुट करेंगे वो कैसे पुट करेंगे? वैल्यू आप हमेशा पुट करेंगे ये विशिष्ट ऊष्मा जो दी गई होगी उसके हिसाब से।
जो विशिष्ट ऊष्मा दी गई होगी, जिस यूनिट में दी गई होगी, उसी यूनिट में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, उसी यूनिट में हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। मास हमें किलोग्राम में दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, मास को किलोग्राम में पुट करेंगे। हमें ग्राम में दिया हुआ है तो हम लोग इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद विशिष्ट ऊष्मा, ये 420 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद देखो डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना है यहाँ पर 10 है, तो ये 1 2 3, उसके बाद 5, 210 जूल, 210 जूल, तो यहाँ पर सही कर देना। ठीक है, 210 जूल, सब कुछ सही है ना। एम एस डेल्टा टी, एम हमें 50 ग्राम दिया हुआ था, हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया। एस का मान हमें डायरेक्ट दे रखा था यहाँ पर 420 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। उसके बाद डेल्टा टी जो है हमारे पास 10 है, तो ठीक है, यहाँ पर सही कर देना, 210 जूल होगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा 210 जूल बनाने के बाद। ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का पूछा हुआ सवाल है ये। देखो 43.2 किलो जूल ऊष्मा अवशोषित करने के लिए एल्यूमिनियम से बने 800 ग्राम कैलोरीमीटर को कितनी डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाना चाहिए। एल्यूमिनियम की विशिष्ट ऊष्माधारिता जो है यहाँ पर ये दी हुई है। ऊष्माधारिता देखते ही आपको समझ जाना है यहाँ पर कि पक्का है कि हमें इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। और सवाल में आपसे बोल भी रखा है कि आपको डेल्टा टी निकालना है, लिखा है ना, कितनी डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाना चाहिए। डेल्टा टी आपको निकालना है। एस आपको दिया हुआ है, एम आपको दिया हुआ है, क्यू आपको दिया हुआ है, सब कुछ आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक बार वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। देखो जो एस है हमारे पास एल्यूमिनियम के लिए, जो हमें सवाल में दिया गया है, वो है 0.9 जूल पर ग्राम पर केल्विन। अब देखो क्यू हमें दिया हुआ है कितना, क्यू हमें दिया हुआ है 43.2 किलो जूल, ये किलो जूल में हमें दे रखा है। लेकिन जो विशिष्ट ऊष्मा हमें दी गई है उसमें जो यूनिट है वो है जूल में, जूल पर ग्राम पर केल्विन। तो हम किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करेंगे 1000 से गुना करके, ये जूल हो जाएगा। मैंने आपसे कहा सारे यूनिट आप पुट करेंगे इसको देखते हुए, जो विशिष्ट ऊष्मा दी गई होगी उसे देखते हुए। उसके बाद जो एम है हमारे पास वो ग्राम में ही है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि ग्राम में ही छोड़ देंगे, 800 ग्राम। और डेल्टा टी ये हमें चाहिए, तो सारे मान को यहां पर पुट करते हैं। ये 800 हो जाएगा। एस का मान हमें 0.9 दे रखा है, डेल्टा टी हमें चाहिए, तो यहां से डेल्टा टी बराबर हो जाएगा इसको सॉल्व करिए तो 60 आपका आंसर आएगा। 60 केल्विन हमारा आंसर, डी हमारा राइट आंसर। अच्छा देखो डिग्री सेल्सियस में हमसे तापमान जो है पूछ रखा है, जबकि जो विशिष्ट ऊष्मा की जो यूनिट दी गई है यहाँ पर देखो केल्विन में दे रखा है। तो कुछ नहीं करना है, डेल्टा टी आप केल्विन में ले लो, डिग्री सेल्सियस में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, डेल्टा टी जो है यहाँ पर आप इसको 60 डिग्री सेल्सियस बोल दो या फिर 60 केल्विन बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बस आपको सवाल में घुमाने के लिए ऐसा किया गया है कि हमने यूनिट दिया केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में पूछ दिया। तो ये सवाल पूछा गया था 2018 के आरआरबी एलपी सीबीटी 2 में। 20 ग्राम जल को 840 जूल ऊष्मा दी जाती है, तो तापमान में वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी हमें डेल्टा टी चाहिए, हमें डेल्टा टी चाहिए और हमें द्रव्यमान जो है दिया गया है 20 ग्राम और हमें ऊष्मा दी गई है, क्यू दी गई है 840 जूल। तो फॉर्मूला लगाएंगे, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। एम एस डेल्टा टी, ये जो Q है हमारे पास है 840, M जो है हमारे पास 20 है, S जो है नहीं दिया गया है लेकिन जल के बारे में है तो ये तो हमें याद ही रखना है, 1 कैलोरी। लेकिन देखो यहाँ पर जो हम ये डाल रहे हैं यहाँ पर Q का मान वो जूल में डाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि मिसमैच हो जाएगा। हम एक जगह पर हीट का यूनिट कैलोरी डालेंगे, एक जगह पर जूल डालेंगे, तो ये फिर दिक्कत हो जाएगा यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 कैलोरी के जगह पर हम लोग 4.2 जूल डाल देंगे, तो ये 4.2 हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। सवाल आपसे आसानी पूछा जाता है इसमें, लेकिन यूनिट का हेर फेर करके जो है सवाल जो है घुमाया जाता है। 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, इसके स्थान पर 4.2 जूल पर डिग्री पर
पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस आप बोल सकते हो। डेल्टा टी हमें चाहिए, तो यहाँ से डेल्टा टी हो जाएगा 840 बट्टे में 20 गुने में 4.2। सॉल्व करने पर कितना आएगा, ये 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, ये पॉइंट हटेगा, ऊपर 10 जाएगा, ये 2 टाइम्स में खत्म, ये 2 से ये 2 खत्म, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस, आप चाहो तो 10 केल्विन बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एकांक मोल गैस के ताप में एकांक वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें मोल दिया गया है। हम गैसों की बात करते हैं तो ज़्यादातर मोल की बात करते हैं। तो एकांक मोल, अभी तक हम लोग एकांक द्रव्यमान पढ़ रहे थे, अब एकांक मोल आ गया। जब हम लोग एकांक द्रव्यमान पढ़ रहे थे तो हमारा फॉर्मूला जो विशिष्ट ऊष्मा के लिए था वो ये था, Q = m डेल्टा टी। लेकिन यही इसी फॉर्मूला में हम Q/n डेल्टा टी अगर कर दें तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे मोलर विशिष्ट ऊष्मा, जिसे हम लोग कैपिटल C से दिखाते हैं, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। यहाँ क्या है, ये मास है, यहाँ जो n है ये मोल है, ये क्या है, मोल है। तो अगर हम इसका यूनिट भी लिखने जाएं तो यूनिट क्या हो जाएगा, इसका था जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर हो जाएगा जूल। अब ग्राम तो है नहीं, यहाँ पर मोल है, तो मोल पर डिग्री सेल्सियस। तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा, जो परिभाषा आप देते हो ना विशिष्ट ऊष्मा के लिए, और वहां पर जो आप द्रव्यमान का इस्तेमाल करते हो उसको आप काट करके वहां पर मोल लिख दो, परिभाषा बन जाएगा मोलर विशिष्ट ऊष्मा के लिए। अब ये जो मोलर विशिष्ट ऊष्मा है ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक को हम लोग Cp बोलते हैं और दूसरे को हम लोग Cv बोलते हैं। बहुत आसान है। Cp का मतलब मोलर विशिष्ट ऊष्मा कांस्टेंट प्रेशर पर, मोलर विशिष्ट ऊष्मा कांस्टेंट वॉल्यूम पर, आयतन पर, यानी Cp का मतलब मोलर विशिष्ट ऊष्मा नियत दाब पर, और Cv का मतलब मोलर विशिष्ट ऊष्मा नियत दाब पर, नियत आयतन पर। कहने का मतलब मान लीजिए आपके पास 1 मोल गैस है, उसका टेम्परेचर आप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना चाहते हैं लेकिन नियत दाब पर, वैसे केस में हम लोग बोलेंगे मोलर विशिष्ट ऊष्मा नियत दाब पर। वहीं अगर हम बोल दें नियत आयतन पर तो हम बोलेंगे मोलर विशिष्ट ऊष्मा नियत आयतन पर। तो इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला यही है दोनों के लिए फॉर्मूला जो है यही है। यहाँ भी Q/n डेल्टा टी। इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल तब करेंगे जब हमसे द्रव्यमान की बात की जाएगी, और जब मोल की बात की जाए तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा, उसके लिए हम लोग m को चेंज कर देंगे n में। यदि Cp नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा है जो हम लोगों ने देखा, और Cv नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा है जो हम लोगों ने अभी देखा पिछले वीडियो में, पिछले स्लाइड में, तो निम्न में से कौन मेयर के सूत्र को सही दर्शाता है। मेयर्स फॉर्मूला एक होता है, याद रखना है आपको। मेयर्स फॉर्मूला होता है जो हमें कहता है Cp - Cv = R होता है। ये मेयर्स फॉर्मूला है, ये है मेयर्स फॉर्मूला। Cp - Cv = R। Cp का मतलब मोलर विशिष्ट ऊष्मा, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम = R। R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक है। ये R क्या है, ये गैस कांस्टेंट है, ये है गैस कांस्टेंट। तो केवल आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। और ये क्या है, मोलर है, मोल वाला, मोलर। अगर हम यहाँ पर ये जो मोलर बोल रहे हैं इसके स्थान पर अगर हम ये बोल दें कि ये जो है पर यूनिट मास वाला है, पर यूनिट मास, कहने का मतलब यहाँ जो S है ना, इसी को हमने यहाँ पर C लिख दिया हुआ है, एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ऐसे केस में ये जो हो जाएगा हमारा, ये मोलर मास हो जाएगा। तो अगर हम Cp Cv को मोलर विशिष्ट ऊष्मा बोलते हैं तब ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हम पर यूनिट मास वाला बोलते हैं मास के टर्म में, तब R/में मोलर मास हो जाएगा। अगर सवाल आपके एग्जाम में आएगा भी कि मेयर्स फार्मूला क्या है, तो ज़्यादा चांस है कि ये आपसे पूछा जाएगा। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है, चाहो तो याद रखो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है। Cp - Cv = R। R क्या बता दिया, Cp और Cv क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। निम्न में से सही विकल्प चुनें। अवस्था परिवर्तन एक निश्चित ताप पर होता है, अर्थात अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप नहीं बदलता है। तो ये
तो सही है। मैंने आपको कई बार बता दिया हुआ है इसी चैप्टर के अंदर कि अवस्था परिवर्तन एक निश्चित ताप पर होता है। अवस्था परिवर्तन एक निश्चित ताप पर होता है। मान लीजिए कि कोई सॉलिड है, ये सॉलिड जो है पिघल करके अब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये होगा मेल्टिंग पॉइंट पर, गलनांक पर। वहीं मान लीजिए ये लिक्विड जो है अब गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये होगा आपका बॉइलिंग पॉइंट पर। अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा नहीं बदलती है। अगर आपको याद हो तो शायद मैंने जो पहला पार्ट था हीट का, उसी में हम लोगों ने ये चीज डिस्कशन किया हुआ था कि टेम्परेचर का मतलब होता है अणुओं की गतिज ऊर्जा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है मतलब कि अणुओं की गतिज ऊर्जा ज़्यादा है, अगर टेम्परेचर कम है तो अणुओं की गतिज ऊर्जा कम है, अगर टेम्परेचर में चेंज ही नहीं हुआ तो अणुओं की गतिज ऊर्जा में कोई चेंज नहीं होने वाली है। तो जो अवस्था परिवर्तन होता है उसमें क्या होता है, ताप तो नियत होता है, ताप तो नियत होता है, यानी कि डेल्टा टी 0 होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो अगर टेम्परेचर में चेंज हुआ ही नहीं तो बोल सकते हैं ना कि हाँ अणुओं की जो औसत गतिज ऊर्जा है उसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो ये सही है कि जब टेम्परेचर में चेंज होता है तो अणुओं की गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ती है। अगर बढ़ती तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन टेम्परेचर तो बढ़ा ही नहीं, मतलब अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि नहीं हुई है। हाँ, लेकिन अणुओं के पास जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसमें परिवर्तन हो जाता है। गतिज ऊर्जा नहीं बदलेगी, गतिज ऊर्जा बदलती तो टेम्परेचर में चेंज हो जाता है, लेकिन टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अणुओं की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। याद रखिएगा, अणुओं की बात हो रही है यहाँ पर, अणुओं की, वस्तु की नहीं। वस्तु जिस अणु से मिलकर के बनी हुई है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो ये सही है, उपयुक्त तो सभी सारे स्टेटमेंट्स जो है सही है। निम्न में कौन सा एक गलत कथन है? एक गलत कथन है, वही चुनना है। जिस निश्चित ताप पर ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है उसे गलनांक कहते हैं। जो हम लोगों ने अभी यहाँ पर देखा कि सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होगा जिस टेम्परेचर पर, उसे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, और लिक्विड जो गैस में कन्वर्ट होगा जिस टेम्परेचर पर, उसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, क्वथनांक बोलेंगे। तो ये सही है। जिस निश्चित ताप पर द्रव वाष्प में या गैस में बदल जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं, ये भी सही है। जिस निश्चित ताप पर द्रव जमकर ठोस में बदल जाए उसे हिमांक कहते हैं, ये भी सही है। द्रव जमकर ठोस बदल जाए, सही है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, गलत हो जाएगा। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, डी हमारा आंसर। निम्न में से एक गलत विकल्प है, उसका चयन करें। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, सही है। अशुद्धि मिलाने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, यह भी सही है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, सही है, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अशुद्धि मिलाने पर जल का क्वथनांक घट जाता है, घटता नहीं है, बढ़ जाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये गलत है ना, यहाँ पर क्वथनांक बढ़ जाता है होना चाहिए, जबकि लिखा है घट जाता है। तो दाब बढ़ाने और अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। बर्फ जल में कन्वर्ट हो रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा, जल वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा, T1 T2 क्या होगा। बर्फ जल में कन्वर्ट हो रहा है यानी कि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। अवस्था में जब परिवर्तन होता है तो टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नियत होता है। ठोस जब द्रव में कन्वर्ट हो उस समय जो टेम्परेचर होता है वो कौन सा होता है, गलनांक होता है। और जब जल वाष्प में बदले उस समय जो टेम्परेचर होता है वो क्वथनांक होता है। यहाँ बर्फ जल की बात की जा रही है तो गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस और जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, हम लोग जानते ही हैं। जैसे मान लीजिए ये आइस क्यूब है, ये आइस क्यूब है, ये आइस है। जब तक ये पूरा आइस पानी में नहीं बदल जाएगा तब तक ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं। हम यहाँ पर हीट सप्लाई कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा जब तक कि पूरा का पूरा आइस पानी में कन्वर्ट ना हो जाए। और ये जो टेम्परेचर है, सॉरी माफ़ करिएगा, 100 डिग्री सेल्सियस नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या है, ये है मेल्टिंग पॉइंट। और जब तक ये पूरा का पूरा पानी जो है ये वाष्प में कन्वर्ट ना हो जाए, ये जो टेम्परेचर है ये 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। यहाँ पर अभी हीट सप्लाई किया जा रहा है और ये क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट है। तो अवस्था में परिवर्तन एक निश्चित तापमान पर होता है। अब वो तापमान बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, फ्रीजिंग पॉइंट हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है। देखना पड़ेगा कि अवस्था में परिवर्तन आखिर किस प्रकार का है। नियत ताप पर पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने अभी आइस क्यूब की बात की, यहाँ पर ये आइस क्यूब है, इसका जो द्रव्यमान है वो 1 ग्राम है। अब इसी को क्या करना है, इस पूरे
आइस को, इस पूरे 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट करना है। अवस्था में परिवर्तन है, नो डाउट टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ये अब आपको दिमाग में घुसा लेना है, जब भी अवस्था में परिवर्तन आए तो टेम्परेचर कितना होगा इस समय 0 डिग्री सेल्सियस। इस समय जो हम ऊष्मा देंगे, ये जो हम हीट देंगे, ये हीट जो है ये कहलाती है यहाँ पर लेटेंट हीट। लेटेंट हीट इसे हम लोग कैपिटल L से दिखाते हैं। तो जब हम लेटेंट हीट देते हैं तो टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है, केवल और केवल अवस्था में परिवर्तन होता है। जो भी हम लोग ऊष्मा यहाँ पर देंगे टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि पूरा 1 ग्राम आइस जो है वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए। और तब तक जो हम ऊष्मा देंगे इस 1 ग्राम को पिघलाने के लिए, उसे हम लोग लेटेंट हीट बोलेंगे। और ज़्यादा हम लोग स्पेसिफिक टर्म यूज करें तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे, इसे हम लोग LF से दिखाते हैं। तो बर्फ के लिए जो LF होता है ये होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। ये भी यूनिट मास के लिए डिफाइन है। देखो एकांक द्रव्यमान लिखा हुआ है, तो द्रव्यमान चेंज करने से इसके मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, क्योंकि 1 ग्राम के लिए डिफाइन है भाई, ये 1 ग्राम के लिए डिफाइन है। 80 कैलोरी पर ग्राम का मतलब क्या हुआ कि 1 ग्राम अगर आपके पास बर्फ है, उसे पूरी तरह से पिघलाने के लिए गलनांक पर 80 कैलोरी ऊष्मा चाहिए होगी। ये इसका मीनिंग हो गया, मतलब हो गया। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, गुप्त ऊष्मा बोलेंगे। इसी 1 ग्राम पानी को मान लो कि हमें 1 ग्राम जो है भाप में कन्वर्ट करना हो, स्टीम में कन्वर्ट करना हो, इसके लिए भी तो हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी ना। और इस समय जो हम लोग ऊष्मा देंगे इसे हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे। और इस समय हमें पता है कितनी देनी पड़ती है, 540 कैलोरी। 540 कैलोरी। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है ये 540 कैलोरी पर ग्राम है। मतलब 1 ग्राम पानी को पूरी तरह से भाप में बदलने के लिए 540 कैलोरी ऊष्मा चाहिए होती है। तो जैसे यहाँ पर LF लिखा, वैसे यहाँ पर LV लिख सकते हैं, 540 कैलोरी पर ग्राम। और ये आपको रट कर रखना है। गलनांक पर 1 ग्राम ठोस को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को डैश कहते हैं। हम लोगों ने बर्फ की बात की यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए कोई भी ठोस है, उसका द्रव्यमान 1 ग्राम है, गलनांक पर उसे हम द्रव में बदलेंगे तो जो ऊष्मा देंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे। यहाँ हम लोगों ने पानी की बात की थी ना, बर्फ की बात की थी, तो हमने बता दिया कि यहाँ पर 80 कैलोरी पर ग्राम है, यहाँ पर 540 कैलोरी पर ग्राम है। लेकिन कोई भी वस्तु हो हम उसे क्या बोलेंगे, गलन की गुप्त ऊष्मा बोलेंगे ना, उसे हम लोग गलन की गुप्त ऊष्मा बोलेंगे। LF से दिखाते हैं इसको, LF से डिनोट करते हैं। 1 ग्राम ठोस को द्रव में बदलने के लिए गलनांक पर जो ऊष्मा चाहिए उसे हम गलन की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। वहीं क्वथनांक पर 1 ग्राम द्रव को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को हम लोग वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बोलेंगे। इसे हम लोग LV से डिनोट करते हैं। डी हमारा आंसर। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी है, LF ये है, LF ये है और LV ये है। अच्छे से ध्यान में रखिएगा, 80 कैलोरी पर ग्राम, 540 कैलोरी पर ग्राम LV है। जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी है, 540 कैलोरी पर ग्राम। M द्रव्यमान के ठोस को इसके गलनांक पर इसे द्रव में बदलने के लिए आवश्यक कुल ऊष्मा कितनी होगी यदि इस पदार्थ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा LF है। कोई पदार्थ है, मान लीजिए ये कोई पदार्थ है जिसका द्रव्यमान M दिया हुआ है, बोल रखा है कि इसके गलनांक पर यानी कि मेल्टिंग पॉइंट पर इसे क्या करना है, पिघला करके द्रव बना देना है। इसे पिघला करके क्या बना देना है कि द्रव बना देना है। इसे पिघला करके क्या करना है कि द्रव बना देना है। इसका द्रव्यमान जो है अभी भी M ही रहेगा। ये ठोस है, हीट दिया गया यहाँ पर। इस Q के बारे में बताओ कि कितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी। अच्छा मान लो कि अगर हम इसका 1 ग्राम लेते हैं और उस 1 ग्राम को हम लोग द्रव में कन्वर्ट करते हैं, तब जो हम ऊष्मा देते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, LF बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर 1 ग्राम की बात नहीं की गई है, यहाँ पर M द्रव्यमान की बात की गई है। तो कुछ नहीं करना है, 1 ग्राम के लिए LF था तो M द्रव्यमान के लिए M इंटू में LF हो जाएगा, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो Q है ये है M इंटू में LF।
तो ये फार्मूला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, m इंटू में ml। जब भी अवस्था परिवर्तन की बात की जाए कि अवस्था परिवर्तन के लिए कुल ऊष्मा कितनी देनी होगी, तो हम लोग Q इज इक्वल टू ml लगाएंगे। अब अगर वो अवस्था परिवर्तन जो है ठोस से द्रव है तो m इंटू में LF हो जाएगा, और अगर द्रव से गैस है तो m इंटू में LV हो जाएगा, तो m इंटू में LF हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर। ये L क्या है? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का यूनिट कैसे लिखोगे आप? L इज इक्वल टू Q बाई M हो जाएगा, ये M जूल हो जाएगा और ये M किलोग्राम हो जाएगा, जूल पर किलोग्राम। ये गुप्त ऊष्मा की एसआई मात्रक है। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जूल पर केल्विन देखा था, वो ऊष्मा धारिता का एसआई मात्रक था। ये जूल पर किलोग्राम है, ये गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक है। तो यहाँ पर हमारा सेट नंबर 57 समाप्त होता है। आई होप जो भी आपने आज पढ़ा वो सब समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग गुप्त ऊष्मा के ऊपर कुछ सवालों को करेंगे और कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर सवाल देखेंगे। थैंक यू सो मच।